अस्सलाम वालेकुम। सब लोगों को वेलकम। एक्चुअली हम कुछ बातें डिस्कस करना चाहेंगे कि बेसिक वाइवा का जो अ, है, किस तरीके से आंसर को प्लान करते हैं, क्योंकि आमतौर पे जो सिनेरियो होता है उसके अंदर तीन चीज़ें होती हैं यूजुअली। एक कोई कोई एक पेशेंट की, यानी कि आप समझ लीजिए कि प्लीज स्टाइलिश नहीं चल रहा, एक मिनट प्लीज। जी। देखिए, एक इसमें होता है कि पेशेंट की कोई आइडेंटिटी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई 50 इयर्स ओल्ड फीमेल, उसको उसकी कोई एक डिजीज आप होगा डाटा में। फॉर एग्जांपल इट्स रूमाटॉइड आर्थराइटिस, और उसकी सर्जरी, कोई एक सर्जरी होनी है, फॉर एग्जांपल लेप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी। ठीक है। तो अगर अब यही सवाल मैं आप में से पूछूं, किसी से जो आंसर देना चाहें, इसको आप, इसका अगर वो आपसे ये सिनेरियो दें कि 50 ईयर ओल्ड फीमेल, नोन केस ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस प्रेजेंटेड फॉर लेप्रोस्कोपिक कोलिस्टेक्टमी। ठीक है। इसका आंसर आप कैसे देना शुरू करेंगे? यानी होगा कि हाउ विल यू इवेलुएट। तो आप क्या आंसर देंगे इसका? प्लीज एनीवन हु विल आंसर। इसमें सर हम वो इसमें रिमोटॉइड आर्थराइटिस के कंसर्न्स होंगे, सर्जरी के ओके। कंसर्न्स होंगे, पेशेंट की एज रिलेटेड कंसर्न्स होंगे। उसके बाद हम पूछेंगे कि पेशेंट की जो कंडीशन है अभी करंटली एक्यूट है, क्रॉनिक है, या एक्यूट और क्रॉनिक है, वो क्या है। और डिजीज फिर उसकी आरए जो है उसका कितना पुराना है, स्टीरॉयड डिपेंडेंसी कितनी ज्यादा है, उसके साथ ज्वाइंट इन्वॉल्वमेंट कितनी है, सर्वाइकल इन्वॉल्वमेंट कितनी है, और उसके साथ ट्रीटमेंट पे कौन से बायोलॉजिक्स के ऊपर है या किन चीज़ों के ऊपर है, उसका हमारे एनेस्थीसिया की ड्रग्स के साथ जो भी इंटरेक्शंस हैं उसके उसके कंसर्न्स वगैरह। और अगर वो स्टीरॉयड थेरेपी पे है तो कितनी पे है, उसकी मेंटेनेंस हमने कैसे देनी है, रिप्लेसमेंट कैसे करनी है। ये सारी चीजें हम उसके प्री ऑप एवेलुएशन में सबके सब पॉइंट्स जो हैं वो कंसीडर करेंगे। बिल्कुल ठीक है। अब देखें, अभी इसका ये मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए, समझाने के लिए बता रहा हूँ कि जब इस तरह का सिनेरियो आता है तो एक्चुअली अब आपके पास रफली 5 मिनट होते हैं। ठीक है। अब वो 5 मिनट में उन्होंने आपसे मुख्तलिफ क्वेश्चंस पूछने हैं। तो अब आपने ये आंसर को कंपाइल करके बताना है। तो प्रॉब्लम सिर्फ ये होती है कि पता सबको होता है कि रोमाटाइड आर्थराइटिस क्या है और कोलिस्टेक्टमी के अंदर क्या चक्कर है, लेकिन अब आपने वहां पर अपने आंसर को इस तरह से समराइज करना है कि उसके अंदर वो सारी चीज़ें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो कवर हो जाए। ठीक है ना। तो इसको एक्सप्लेन करने का यही यही होगा कि इस सिनेरियो में तो और उसको कोई कोमॉर्बिडिटी नहीं है, लेकिन आपने बेसिकली यही आपने कहना है कि आवर इवैल्यूएशन विल बी रिवॉल्विंग अराउंड द डिजीज सिवियरिटी एंड मल्टी सिस्टेमिक इन्वॉल्वमेंट ऑफ दैट डिजीज। आप इस जुमले को आप किसी डिजीज के साथ आप एक्सचेंज कर सकते हैं। यही अगर डायबिटीज हो या हाइपरटेंशन हो या इस्केमिक हार्ट डिजीज हो या कोई भी डिजीज हो, तो आप उसके अंदर उसी हिसाब से आप उसको चेंज कर लेंगे। लेकिन ये यही आंसर होगा उसका ना, कि कौन कौन से सिस्टम इन्वॉल्व है, जैसे आपने बताया है उसी तरीके से। और अगले स्टेप में फिर वो आपसे पूछ सकते हैं कि भाई हाउ विल यू इवेलुएट एयरवे इन दिस पेशेंट। ठीक है। तो एयरवे की इवेलुएशन का में जवाब में आपने क्या बोलना है? इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज है ना, एयरवे। एयरवे में सर इसमें वही नेक आपकी फ्लेक्शन और उसके ऊपर सबसे इम्पोर्टेंट कंसर्न होता है आपका आरए के अंदर, क्योंकि सर्वाइकल जॉइंट से स्पाइन की अगर इन्वॉल्वमेंट है तो उसमें फिर आपने जो है वो केयरफुल रहना है। एक तो नेक फिक्सेशन हुई होती है तो आपकी एक फ्लेक्शन और एक्सटेंशन पॉसिबल नहीं होती, डिफिकल्ट एयरवे के आपके कंसर्न्स आ जाते हैं। दूसरा पेशेंट को पहले आपने एक्सप्लेन करके कि उसकी कितनी है नेक एक्सटेंशन, उसकी कैटेगराइजेशन करना कि एयरवे कितना डिफिकल्ट होगा, उसकी ग्रेडिंग कर लेंगे, उसके हिसाब से हम अपना प्लान ऑफ एनेस्थीसिया रखेंगे कि हमने इंटुबेशन करनी है तो किस तरह से करनी है। ठीक है। इसमें इसमें देखें ना, आप इसमें भी आप ऑब्जेक्टिवली बोलें। इसमें क्या इन्वॉल्व होती है? एक सर्वाइ ये जो उसकी जो नेक की मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट होती है, और अटलांटो एक्सियल सबलक्सेशन भी हो सकती है। एक बात हो गई। दूसरी बात ये कि टीएम टीएम जॉइंट की एनकाइलोसिस है।
तो टीएम जॉइंट की एनकाइलोसिस होगी तो उसमें क्या होगा? माउथ ओपनिंग रिस्ट्रिक्टेड होगी और पेनफुल होगी। हाँ जी। तो जब माउथ ओपनिंग रिस्ट्रिक्टेड होगी तो उसमें फिर आपको मतलब लाइक कि ये हर रोमाटाइड आर्थराइटिस का पेशेंट विल नॉट बी अलाइक। ठीक है। लेकिन ये आपकी जब आपने उनको उस पेशेंट को प्रिपेयर करना है और आपने उसको एवेलुएट करना है, तो आपको इन इन बातों को आपने मद्देनजर रख के फिर आपने अपने प्लान करना है। ठीक है ना? तो ये इसके अंदर बेसिकली इसकी थ्योरी है। अच्छा, जो क्योंकि इससे ही मिलता जुलता क्वेश्चन जो है वो आपको आता है। अच्छा, इसके बाद अब वो अगर आपसे ये पूछें कि इसको आपने इंडक्शन करनी है, क्योंकि मुख्तलिफ क्वेश्चन होंगे, लेकिन उसके अंदर अगर आपसे एक क्वेश्चन ये पूछें कि हाउ विल यू इसकी अगर कहें कि जी इसकी माउथ ओपनिंग रिस्ट्रिक्टेड है, तो आप उसको कैसे एनेस्थेटाइज करेंगे? जी। सर अस्सलाम वालेकुम सर। सर इसमें हमारे पास we'll have two options. First of all, the safest option is to have uh, an awake fiber optic uh, available, and with awake fiber optic scope we have to manage the airway by locally anesthetizing the airway. If the fiber optic is not available, then we have different other methods, like we can deepen the patient with the inhalational agents while maintaining the spontaneous ventilation, and then we can do the laryngoscopy and intubation देखें without giving. देखें अब इसके अंदर आप सही बता रहे हैं, लेकिन आप इस ये आंसर अगर आप एग्जाम में देंगे ना, तो अनफॉर्चुनेटली आप फेल हो जाएंगे। इसमें माउथ ओपनिंग नहीं है। ठीक है। Sir, ये जो आंसर है ना आपका, ठीक है, ये थायराइड के अंदर ये आप बोल सकते हैं, लेकिन अगर माउथ ओपनिंग नहीं है, उसकी टीएम जॉइंट की एनकाइलोसिस है, उसकी माउथ ओपनिंग नहीं है, तो आप लेरिंगोस्कोप कैसे डालेंगे? जी सर, सही कह रहे हैं सर, ठीक। ठीक है। तो एक्चुअली प्रैक्टिकली प्रैक्टिकली शायद हमारी अप्रोच डिफरेंट होती है। ठीक है। लेकिन एग्जाम के अंदर आपने इसके अंदर कोई रिस्क नहीं लेना। अगर आप वो आपसे कहें कि फैसिलिटी नहीं है, तो आप उसकी ये कोई डायर वो तो नहीं है ना, इमरजेंसी केस तो नहीं है ना। ठीक है। तो आप उसको किसी हायर सेंटर पे रेफर कर देंगे कि जहाँ पर एक फाइबर ऑप्टिक की फैसिलिटी हो। ठीक है। या या दूसरी ऑप्शन फिर ऑफ कोर्स अगर इमरजेंसी में होगा और आपको किसी भी तरीके से एयरवे को आपने मैनेज करना है, तो फिर आप यू कैन ट्राई टू पुट सुप्राग्लॉटिक। ठीक है, एक बात हो गई। वरना फिर आपके पास ट्रेकियोस्टमी के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं होगी इस सिनेरियो में कि जहां माउथ ओपनिंग नहीं है। राइट सर, एग्रीड और ठीक हो गया सर। एग्रीड और नॉट? जी सर, एग्रीड सर, एग्रीड। ठीक है। अच्छा, प्रैक्टिकली जो है वो ये सिचुएशन नहीं होती, लेकिन ये जो है प्रैक्टिकली जो है वो जाहिर बात है, प्रैक्टिकल कंडक्ट ऑफ एनेस्थीसिया इज डिफरेंट। लेकिन एग्जाम के अंदर अगर वो माउथ ओपनिंग की रिस्ट्रिक्शन बता दी है ना, तो आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है। अच्छा, जो कोलिसिस्टेक्टमी की रेफरेंस से जो कंसर्न है वो क्या होंगे, या ये लेप्रोस्कोपिक सर्जरी? सर उसमें मल्टी मल्टी सिस्टम्स इन्वॉल्वमेंट है। सबसे पहले अगर बात करें तो स्टार्टिंग फ्रॉम द इंसर्शन ऑफ पोर्ट्स, पोर्ट्स डालते हुए देर कैन बी कॉम्प्लिकेशंस, लाइक पोर्ट्स कैन cause the trauma to the vital organs like liver or gut. सेकेंडली, जब उसके अंदर हम abdomen को इंसफ्लेट करेंगे, फिर उसमें डिफरेंट सिस्टम्स इन्वॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि इंट्रापेरिटोनियल जो प्रेशर है वो बढ़ जाएगा। अब उसकी वजह से अगर हम स्टार्टिंग फ्रॉम सीएनएस, तो प्री लोड जो है वो उस प्री लोड कम होगा, तो उसकी वजह से जो
इंट्राक्रेनियल प्रेशर है उस पर इफेक्ट आएगा सर। प्री लोड के कम होने की वजह से नीचे अगर सीवीएस की बात करें तो इनिशियली जो पेन की वजह से रिस्पांस आता है उसकी उसकी वजह से पेशेंट को टैकीकार्डिया हाइपरटेंशन हो सकती है, लेकिन बाद में वेगस नर्व के स्ट्रेस की वजह से जो है ये हाइपोटेंशन और ब्रेडिकार्डिया में ब्रेडिकार्डिया हो सकता है। सीवीएस के अंदर इंफीरियर वेना केवा पे प्रेशर आता है जिसकी वजह से प्री लोड कम होता है तो कार्डियक आउटपुट कम होता है, हाइपोटेंशन होगी। इसके अलावा रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो उसमें लंग्स पे प्रेशर आएगा, लंग्स पे प्रेशर आने की वजह से एफआरसी कम होगा, एफआरसी कम होने की वजह से जो एयरवे के प्रेशर्स हैं वो हमें ज़्यादा मिलेंगे। इसके अलावा पेशेंट हो सकता है कि इंट्राऑपरेटिवली हमें उसकी सैट्स जो है वो कम मिलें। Then there is problem with the ETT. The ETT can migrate. ETT can go into the right or left lung, uh, depending upon the initial position of the ETT. The tube can be migrate. Then there can be swelling in the lower limbs, edema in the lower limbs because of the obstruction in the drainage हाँ, due to the compression मुझे of the मुझे आपको ना इंटरप्ट करना पड़ेगा। देखें, अब sir, आप ये जो बता रहे हैं ना, अब मैं आपको पॉइंट आउट करना चाहूंगा इस चीज को कि यू आर ट्राइंग टू रिप्रोड्यूस व्हाट्स रिटन इन द बुक। ठीक है। sir. अब आप मुझे बताएं कि प्रैक्टिकली क्या ये आंसर, अब आप खुद जरा दिमाग से ये आपने यहाँ पे एक लिखा है, मैं ये मुझे जरा एक्सप्लेन करेंगे ये एफआरसी कम होने का एयरवे प्रेशर से क्या ताल्लुक? वो एयरवे Uh, प्रेशर्स को ऑब्स्ट्रक्टिव कोई चीज ऑब्स्ट्रक्शन होगी तो ही एयरवे प्रेशर्स बढ़ेंगे ना, यानी एफआरसी कम होने से उनका कोई ताल्लुक नहीं। एयरवे प्रेशर बढ़ने की वजह से आप कह सकते हैं कि एफआरसी का, लेकिन एफआरसी आपने बोला एफआरसी था, कम हो जाए। आपने आपने हाँ। बोला था कि एफआरसी कम हो गया और की वजह से एयरवे प्रेशर बढ़ जाएगा। जब आप बोल रहे थे ना, सर हैदर, मैं वो अबू असल में सर मैं सॉरी। वो ना इफेक्ट्स इन्यूमरेट कर रहा था उसके ना सर। हाँ, अब आपको समझ आ गई कि तो देखें वो एग्जाम के अंदर वो आपसे कोई सर्टिफिकेट नहीं मांग रहे कि आप एक किताब के अंदर जो बातें लिखी हैं उनको सुना दें। ठीक है। जब आप पोर्ट्स का बता रहे थे ना, तो उसके लिए पोर्ट से ज्यादा बेहतर ट्रोकार होता है। ट्रोकार इंसर्ट करते हैं। ठीक है। ट्रोकार इंसर्शन के वक्त आपने विजरा बोला है, आपने वेसल नहीं बोला। तो वहां पर हमारे लिए विजरा भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक्चुअली हमारे लिए वेसल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। कि अगर कोई वेस्कुलर इंजरी हो गई तो दैट विल बी डेट्रीमेंटल। विजरा की वजह से थोड़ी हो सकता है, शायद इंटेस्टाइन्स को अगर कुछ हो जाए तो इंटेस्टाइन की वजह से इमीडिएटली उतनी सीरियस ट्रबल नहीं होगी एनेस्थेटिस्ट के लिए एज कंपेयर टू वेसल। होगी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ नहीं होगी। अगर लिवर लिवर कोई अंदर ट्रोकार जल जाएगा तो डेफिनेटली वो भी वैसल ही इन्वॉल्व होगी ना, क्योंकि लिवर इज अ हाईली वेस्कुलराइज एरिया। और उसके बाद आप एक चीज यहाँ पे मिस कर गए, वो है CO2। तो CO2 की जब इंसफलेशन करते हैं तो इमीडिएटली वो तो जो प्रेशर इफेक्ट्स आते हैं वो तो थोड़ा देर में आते हैं ना। तो इंसफलेशन के वक्त कोई कॉम्प्लिकेशन होती है बुजर? इंसफ्लेशन की वजह हाइपरटेंशन। से जो इंसफ्लेशन की वजह से सर जो अगर देर इज सम विजुअल इंजरी तो CO2 जो है वो गट के अंदर नहीं नहीं, नहीं नहीं नहीं, इंसफलेशन के टाइम पे हाइपरटेंशन होती है बिकॉज आपका एक CO2 बढ़ मिनट जाता है ना जैनब, ब्लड के अंदर। जैनब आप एक फेवर करो मुझे कि आप नोट करो जिस तरह अभी हम्म। मैंने नोट किया ना, आप नोट करो। मैं आपको आपको इसके बाद आपको मैं मौका देता हूँ कि आप जो चीजें इन्होंने मिस की है वो आप बताएं। ठीक है। जैसे ओके। आप मुझे बताओ व्हाट इज CO2 एम्बोलिज्म? जी अबू जर। सर मैं बताऊं सर। सर कार्बन डाइऑक्साइड बेसिकली दो तरीके से सर सिस्टेमिक उसके अंदर इवॉल्व हो सकती है। नंबर एक तो जी 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 सर आवाज आ रही सर। जी जी आ रही है। सर नंबर एक तो इफ देर इज इंजरी फ्रॉम द ट्रो कार टू एनी वेसल देखें, फ्रॉम अब देयर। आपसे मैं आपको देखूं, क्योंकि इस वक्त हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। मैंने आपसे सवाल क्या पूछा, आप सर मुझे जवाब क्या दे रहे हैं? मैंने आपसे पूछा व्हाट इज CO2 एम्बोलिज्म, आप मुझे कुछ और बात बता रहे हैं। वंस कार्बन डाइऑक्साइड obstruct the
हाउ? blood flow in some vessel. आप सही बोल रहे हैं, ये ऐसा ही है, Sir, ठीक है ना? तो बेसिकली देखो ना, sir, CO2 तो नॉर्मल भी ब्लड में होती है, तो वो तो सी उसको तो sir. हम CO2 एम्बोलिज्म नहीं कहते ना। ये हम लोग जी सर. स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं कि जब वो ट्रोकार इंसर्ट किया और बाय मिस्टेक इट एंटर्स अ विजरा, सॉरी, अ वेसल, और उसके बाद CO2 इंसफलेट करनी शुरू कर दी, तो वो बहुत Sir. बहुत बिग अमाउंट चली जाएगी ब्लड के अंदर, एंड इट विल बिहेव लाइक एन एयर एम्बोलिज्म, ठीक है? इसको कहते जी हैं सर, एग्जैक्टली एग्जैक्टली सर. कार्बन डाइऑक्साइड एम्बोलिज्म, ठीक है ना? और वो सर, आप सर. बता रही हैं, जो जैना पीछे से आवाज दे रही थी हाइपरटेंशन का, दैट इज नॉट इंसफिलेशन, दैट इज ये CO2 एब्जॉर्प्शन, ठीक है ना? तो ग्रेजुअली CO2 की जब एब्जॉर्प्शन हो रही है और ब्लड के अंदर उसके लेवल्स बढ़ रहे हैं, तो CO2 इज स्टिमुलेंट, तो उसकी वजह से आपका ICP बढ़ सकता है, उसकी वजह से आपको हाइपरटेंशन हो सकती है, ठीक है? तो ये उसके उसके सिस्टेमिक इफेक्ट्स ऑफ CO2। तो ये 3 स्टेप्स में होते हैं। ट्रोकार इंसर्शन के वक्त अगर पेशेंट का प्लेन ऑफ एनेस्थीसिया सही नहीं है, तो उसकी वजह से वेगल रिस्पॉन्स भी हो सकता है, ठीक है? ये उससे, लेकिन यूजुअली जैसे आप बता रहे थे कि टैकीकार्डिया होता है, लेकिन एक्चुअली एक्चुअली वेगल रिस्पॉन्स भी हो सकता है। तो ट्रोकार के इंसर्शन के वक्त भी वेगल रिस्पॉन्स आ सकता है। उसके बाद अगर नेक्स्ट स्टेप में जब सफलेशन शुरू की, तो जब एब्डोमेन को इरिटेट होता है, जब एब्डोमेन होता है, अब बताओ जैनब, आप कौन सी क्या होता है उस टाइम पर? ब्रैडीकार्डिया क्यों होता है उस टाइम पर? सर वेगल स्टिमुलेशन की वजह से, वेरी गुड। और वो इंट्राब्डोमिनल प्रेशर बढ़ जाता है तो। वेगल स्टिमुलेशन क्यों होती है? मतलब वेगस का अ, कहाँ से होता है? ज्यादा सर वो बेहतर लफ्ज राइट क्या साइड होगा? पे, मिजेंट्री। मिजेंट्री, हाँ बिल्कुल। मतलब बेसिकली पेरिटोनियम स्ट्रेच होता है ना, जी मिजेंट्री स्ट्रेच होती बिल्कुल, है, तो उसकी वजह से वेगल स्टिमुलेशन होती है, और उसकी स्टिमुलेशन वजह होती से है। ब्रैडीकार्डिया हो सकता है। उसके बाद देखें, यस। मतलब ये जो है ना अबू जर, आप यही गलती कर रहे थे कि आप डायरेक्टली आप पहुंच गए हैं, भर दिया आपने, और आप डायरेक्टली आपने 3-4 दफा बताया है कि वीनस रिटर्न कम हो जाता है, वो थोड़ी देर में होता है। मतलब लाइक ये कि आप चले ना अगर आप तरतीब से, तो यू विल नॉट मिस एनीथिंग। तो पहले स्टेप में हमने कह दिया ट्रोकार इंसर्ट हुआ तो उसकी वजह से वेगल स्टिमुलेशन हो गई, या वेसल कोई रप्चर हो गई, या विजरा इंजरी हो गई। उसके बाद जब करना शुरू किया, तो फिर अगर लाइट प्लेन ऑफ एनेस्थीसिया है तो मीजेंट्री की या वेगल स्ट्रेच हुआ, जस्ट लाइक द सेम थिंग विच हैपेंस कि जब सिजेरियन सेक्शन हो रहा होता है, या जब कोई भी एब्डोमिनल सर्जरी हो रही होती है, तो वो जब इंटेस्टाइन्स को खींचते हैं तो एकदम से ब्रैडीकार्डिया हो सकता है। तो बिल्कुल एग्जैक्टली वही चीज हो रही है कि आपने स्ट्रेच किया है, तो स्ट्रेच की वजह से जो प्रॉब्लम हो रही है, आप चाहे वो क्या नाम है उसका, एनल प्रोसीजर्स में, या सर्वाइकल डायलिटेशन के वक्त, या कोई भी ऐसी चीज के जिसमें वेगल स्टिमुलेशन हो रही है इसकी वजह से, इवन जैसे आई में होता है, ठीक है ना? तो वो इफेक्ट आएगा। और उसके बाद फिर तीसरी जो चीज है कि वो उसका प्रेशर इफेक्ट है, जिसकी वजह से दो ही चीजें हैं वहां पे, या वो वीना केवा है, या वो एओर्टा है, ठीक है? तो वो बेसिकली जो एओर्टो केबल कंप्रेशन होगी, वीनस रिटर्न कम होगा, तो उसकी वजह से एसवीआर भी बढ़ेगी। एसवीआर भी बढ़ेगी, नंबर 1, और नंबर 2, वीनस रिटर्न जब कम होगी तो उससे कार्डिक आउटपुट कम होगा। तो ये सीक्वेंस, अगर आप देखें, अगर आप ये चीज किताब से आप पढ़ के आप वो किताब का सफा रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे, तो आप कभी भी तरतीब से नहीं बता सकेंगे, और यही गलती आप कर रहे थे, ठीक है अबू जर? जैनब, जी सर, बिल्कुल सर. समझ आ गया ना? अच्छा, उसके बाद सर बिल्कुल. उसके बाद आपने सारा कुछ बताया, आपने मिस को आपने कोई भी चीज गलत नहीं बताई है, लेकिन सिर्फ तरतीब ऊपर नीचे करने की वजह से आप खुद कंफ्यूज हो रहे थे कि मैंने क्या बोलना है, ठीक है? अच्छा, उसके बाद जो आपने एक और इफेक्ट बताया था कि एब्डोमेन जब भर दिया ना, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि एब्डोमेन हुआ, डायफ्राम ऊपर की तरफ पुश हुआ। जब डायफ्राम ऊपर की तरफ पुश हुआ, तो उसकी वजह से एयर में प्रेशर बढ़े, ठीक है? और उसकी वजह से क्योंकि अब पेशेंट तो खुद से सांस नहीं ले रहा, मैकेनिकली वेंटिलेट कर रहे हैं, तो उस टाइम पर एफआरसी भी कम होगा। उसी वजह से जब डायफ्राम ऊपर की तरफ पुश होगा, तो वो एंडोब्रोंकियल इंटुबेशन भी हो सकती है, ठीक है? तो ये तरतीब है, और इसके अंदर जब CO2 लेवल एब्जॉर्ब हो रहे हैं, तो अल्टीमेटली हमें कैसे पता चलेगा? या तो उसके कोई सिस्टेमिक इफेक्ट्स आएंगे, या एन टाइडल CO2 बढ़ेगा, ठीक है? तो आपने इस वक्त वेंटिलेशन को आपने ऑप्टिमाइज करना है, क्योंकि एयरवे प्रेशर बढ़ रहे हैं और एफआरसी यानी कि टाइडल वॉल्यूम कम हो रहा है, तो यू हैव टू एडजस्ट योर वेंटिलेशन, चाहे आप उसको
प्रेशर कंट्रोल वेंटिलेशन के जरिए आप लिमिटेड प्रेशर को हाई प्रेशर की तरफ ले जाएं थोड़े से, और वेंटिलेशन करें, और आप वेंटिलेशन आपको एक्चुअली मिनट वेंटिलेशन या एल्वोलर वेंटिलेशन आपने बढ़ानी है ताकि आपका एंटाइडल CO2 मेंटेन रहे, अदरवाइज CO2 बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो जो नॉर्मल पेशेंट्स हैं शायद उनमें इतना इफेक्ट ना आए, लेकिन अगर एक ऐसा पेशेंट है जिसके अंदर लिमिटेड कार्डिक रिजर्व है या उसको कोई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, तो उसके अंदर दिस कैन बी अ प्रॉब्लम। तो ये आंसर जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया ना लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के रेफरेंस से, ये हर लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में यही तरतीब से आप बता सकते हैं। ठीक है, तो आई होप यू अंडरस्टैंड। अच्छा, उसके बाद कोलिसिस्टेक्टमी के रेफरेंस से आपको क्या सवाल पूछने हो, तो एनीवन एल्स वांट टू पार्टिसिपेट? वकार साहब, बच्चों को किसी दूसरे कमरे में भेज दें, मैं वाइवा जब देना होता है ना, तो उसके लिए फैमिली को थोड़ा सा थोड़ी देर के लिए आइसोलेट करना पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए इस टाइम पर थोड़ी कुर्बानी दें ताकि अल्टीमेटली आपको फायदा हो। एनी अदर पर्सन वांट टू जी स्पीक सर। आउट? जी जी, जी सर। जी जीशान, ये आप सैयद हैदर, आप जीशान है? जी जी सर। जी, आप बताइए कोलिसिस्टेक्टमी के रेफरेंस से आपको क्या बातें आपको बोलनी है, या आपको क्या डिस्कशन सर करनी है? कोलिसिस्टेक्टमी से हमें सर्जन से डिस्कशन करनी होगी क्या? रिगार्डिंग द अर्जेंसी ऑफ द सर्जरी, वेदर इट इज इलेक्टिव या इसको अर्जेंट, कि हमें टाइम पीरियड कब पता हो ताकि ओके, उसके वन। बेसिस पे हम नंबर इसको। टू। नंबर टू। नंबर टू सर, सर्जिकल प्रोसीजर की उन्होंने लैब कोली करनी है, ओपन प्रोसीजर मतलब के वो ओके। भी उनसे डिस्कस किए जा नंबर थ्री। सकते हैं, मतलब ये। नंबर थ्री सर, इसमें कोलिस्टेक्टमी की क्यों जाती है? या तो स्टोन होता है, कॉज या सर। कोई, या कोलिसिस्टाइटिस होता है। ठीक है, जब स्टोन की बात आ गई तो स्टोन के रेफरेंस से क्या है? क्या स्टोन क्या मॉर्निंग वॉक पे जा सकता है बिलीरी ट्री में, बिलीरी ट्रैक में? ठीक है, जी सर। इसकी वजह से क्या पैंक्रेटाइटिस हो सकता है? जी सर, इसकी वजह से पेनक्रेटाइटिस हो सकता है सर, अगर ये उधर जॉइंडस हो आगे सकता है? जाके ऑब्स्ट्रक्ट कर दे। जॉइंडस हो सकता है। जी सर, जॉन्डिस भी हो। ठीक है, अच्छा, इन्फ्लेमेशन हो तो उससे भी पेशेंट सेप्सिस में भी जा सकता है। ठीक है, उसकी वजह से भी आपका ये पैंक्रेटाइटिस हो सकता है। ठीक है, तो बेसिकली ये कोरिलेटेड है। जी सर। ऑफ कोर्स ये यूजुअली, क्योंकि हम इसको सोचते ही नहीं है, लेकिन आपको विद इन 30 सेकेंड्स आप ये बोल सकते हैं कि भाई कोलिस्टेक्टमी के लिए हम सर्जन से डिस्कस कर सकते हैं कि व्हाट्स द बेसलाइन, क्या उसकी हिस्ट्री क्या है, कितने दिन की हिस्ट्री है, क्या वो कोई बिलियरी इन्वॉल्वमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या वो पैंक्रेटाइटिस एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या लिवर एंजाइम्स रेज हैं, क्या जो है कोई मैस तो नहीं बन गया, रप्चर तो नहीं हो गया। मतलब ये आई नो कि ये इट्स नॉट अ रूटीन, मगर ये कोलिस्टेक्टमी के रेफरेंस से अगर आप ये 30 सेकेंड्स के अंदर ये आप सब बोल सकते हैं। ठीक है, तो अब आपका ये आंसर प्रिपेयर्ड है। आपने रूमेटॉइड आर्थराइटिस के रेफरेंस से आपने उसकी मल्टी सिस्टेमिक इन्वॉल्वमेंट को देख लिया। वो आप बोल सकते हैं कि भाई उसकी एयरवे की इन्वॉल्वमेंट है, जो उसकी जो कार्डिक इन्वॉल्वमेंट है, पल्मोनरी इन्वॉल्वमेंट है, आर्टिकुलर इन्वॉल्वमेंट है, जॉइंट्स की लिमिटेशन है, आईवी लाइंस आपकी मुश्किल होंगी, जो मेडिकेशंस ले रहे हैं वो स्टीरॉइड्स हैं या इम्यूनोसप्रेसेंट्स हैं, या जो डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटॉइड ड्रग्स हैं, उनके मल्टी सिस्टेमिक इफेक्ट्स हैं, बोन मैरो पे इफेक्ट है, लिवर पे इफेक्ट है, किडनीज पे इफेक्ट है। इस तरीके से आपने आंसर देना है। ठीक है, एनीवन वांट्स टू ऐड इस सिनेरियो के अंदर? सर इसमें हम जैसे ये रियोमेटॉइड वाला पेशेंट है, इसमें हम सिर्फ मैं ये करना चाहूँगा कि इसमें इंटरऑपरेटिवली पोजीशन का बड़ा ख्याल करेंगे, बिल्कुल ठीक है। क्योंकि इनके जॉइंट्स का इशू होता है, तो पोजीशन का ख्याल करेंगे। दूसरा ये कि इनकी रियोमेटॉइड से कोई सर मुझे अभी याद नहीं है, मैंने पुराना पढ़ा हुआ है, लेकिन मुझे याद पड़ता है कि कहीं इनकी कार्डियक इन्वॉल्वमेंट भी होती है, तो उसके लिए प्री ऑपरेटिवली इनकी कार्डियक रिस्क असेसमेंट वगैरह वो भी करवाने की ज़रूरत होती है। ओल्ड एज पेशेंट होते हैं तो वो जेरियाट्रिक के वो सारे कंसर्न्स भी आ जाते हैं इसमें। तो इंट्रा ऑपरेटिवली सर इनके अंदर जो एडिशनल मॉनिटरिंग है, इफ देर इज कार्डियक इन्वॉल्वमेंट, तो उसमें हम इन्वेजिव आर्टीरियल लाइन की तरफ मतलब बता सकते हैं, या उसकी जरूरत नहीं है सर, क्योंकि सर्जरी छोटी है ये। नहीं, आप ये सर्जरी छोटी का चक्कर नहीं है।
सर्जरी इसमें छोटी का चक्कर नहीं है इसके अंदर तो। अगर अगर उसके अंदर कोई चीज है तो आपने उसको ये कहना है कि सिवियरिटी को एवेलुएट करेंगे। और अगर किसी एक जैसे फॉर एग्जांपल लंग्स की अगर आपने बात की, तो इसमें लंग्स की कौन सी चीज की प्रॉब्लम होती है, इसमें किस तरह की लीजन होती है लंग्स में? जी। सर इसमें सर फाइब्रोसिंग फाइब्रोसिंग टाइप लीजन होती है, रिस्ट्रिक्टिव पैटर्न होता है लंग का। प्लूरल एफ्यूजन्स भी हो सकती हैं सर इसमें। रिस्ट्रिक्टिव लंग पैटर्न होता है ना? तो जब रिस्ट्रिक्टिव लंग पैटर्न जी होगा सर। तो उसके अंदर आपको वेंटिलेशन में ऑलरेडी, अब देखो ये अब आपको उसके साथ कोरिलेशन हो गई ना, कि ऑलरेडी इसके अंदर एयरवे प्रेशर्स बढ़ रहे हैं। और अगर एक ऐसा पेशेंट है कि जिसके अंदर जो है वो ऑलरेडी ये प्रॉब्लम है, ठीक है, तो ये क्या उसको कहते हैं, रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज का पैटर्न है, तो वो उसके अंदर एग्जेजरेट हो सकती है। तो आपने केयरफुल मॉनिटरिंग ऑफ एयरवे प्रेशर। कार्डिक का है तो अल्टीमेटली आपका होगा क्या, कि उसका आपने कार्डिक स्टेटस को इवैल्यूएशन होगा ऑन द बेसिस ऑफ किस तरह आप करते हैं। कार्डिक स्टेटस को कैसे आप कहते हैं कि पेशेंट का कार्डिक स्टेटस ठीक है कि नहीं? सर ऑन द सर बेसिस ऑफ उसकी हिस्ट्री, सर ऑन द बेसिस एक ऑफ मिनट। हिस्ट्री और एग्जामिनेशन में जो वैल्यूएशन आपकी होती है उसके बेसिस के ऊपर आप उसको रिस्क असेसमेंट करते हैं कि पेशेंट को वेदर फर्दर इन्वेस्टिगेशंस की जरूरत है कार्डिक या नहीं है सर। लाइक सर आप लाइक पेशेंट से उसकी हिस्ट्री पूछते हैं, वेदर ही हैड एनी रीसेंट हिस्ट्री ऑफ चेस्ट पेन, एंजाइना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। मतलब उससे ये हिस्ट्री पूछ लेते हैं। मेट्स उसके मेट्स मेटाबॉलिक इक्विवेलेंट टास्क पूछ लेते हैं पेशेंट की। एनी रीसेंट कार्डिक इंटरवेंशन पूछ लेते हैं, कोई रीसेंट हॉस्पिटल एडमिशन रिगार्डिंग चेस्ट पेन की वजह से। तो अगर बिल्कुल सर वो ठीक है। नेगेटिव है अगर तो फिर हम। अच्छा, अब आपको मैं ये बता दूं कि लॉन्ग केस के अंदर तो आपने डिटेल्स पूछनी है, लेकिन टेबल वाइवे में आपने उनको सिर्फ ये कह देना है कि इफ एनी सिस्टेमिक इन्वॉल्वमेंट इज देयर, then we will go for further investigation. If the cardiac status is not good, then we can go for invasive monitoring. Other than standard 1, standard 2 monitoring, we will go for this thing. और क्योंकि एक्चुअली ये जो स्टेप्स ऑफ एनेस्थीसिया है ना, उसको आप लोग अगर मद्देनजर रखें ना तो आपके लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि मतलब हर पेशेंट के अंदर एक इंडक्शन होती है। मतलब आप ये समझ लें यहाँ पर स्टेप्स ऑफ क्या है, लाइक प्री मेडिकेशन, मॉनिटरिंग, इंडक्शन एजेंट, मसल रिलैक्सेंट, मेंटेनेंस, एनाल्जेसिया, फ्लूइड, रिकवरी एंड पोस्ट ऑफ कोर्स, ठीक है। तो ये आप जब बता रहे हैं तो ये आपके दिमाग में ये बात होनी चाहिए ऑफ कोर्स कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप उसको उसके साथ कोरिलेट कर लेंगे, ठीक है। एएस से मॉनिटरिंग ये जो स्टैंडर्ड 1 मॉनिटरिंग का क्या मतलब होता है? सर सर एनेस्थेटिस्ट फिजिकली अगर खुद उसको ऑब्जर्व कर रहा है तो दैट इज ओके, एस दिस से इज वन स्टैंडर्ड 1 मॉनिटरिंग। एंड स्टैंडर्ड 2। सर स्टैंडर्ड टू के अंदर जो नॉर्मल बेसलाइन मॉनिटरिंग है जिसके अंदर ऑक्सीजन सेचुरेशन, जिसमें पल्स ऑक्सीमेट्री आ जाएगी, नॉन इन्वेजिव ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग आ जाएगी, पेशेंट अगर और ईसीजी की मॉनिटरिंग आ जाएगी, पल्स आ जाएगी, और अगर पेशेंट जीए में है तो उसकी एंटाइडल CO2 आ जाएगी सर। और टेम्परेचर का सर आई एम नॉट श्योर कि अगर 30 मिनट से बड़ी सर्जरी है तो उसमें टेम्परेचर मॉनिटरिंग के लिए भी जा सकते हैं, अदरवाइज इसका सर मुझे श्योर नहीं है टेम्परेचर का। अच्छा, और जो यूरिन आउटपुट है, जी ये स्टैंडर्ड सर वो भी ये आई स्टैंडर्ड 2 में है? थिंक। जी सर। नहीं, यूरिन आउटपुट स्टैंडर्ड 2 सर में आप नहीं यूरिन आउटपुट तब तब होगा जब आप कोई फ्लड रिसस्टेशन या करेंगे या कोई आपने वो कोई स्टैंडर्ड भी 2 में आपकी। नहीं है, ठीक है ना। सर वो स्टैंडर्ड 2 में नहीं आएगा। स्टैंडर्ड 2 में तो यही है, पल्स ऑक्सीमीटर, एंटाइडल CO2, टेम्परेचर, ईसीजी, ब्लड प्रेशर, ठीक है। और उसके अगले स्टेप में कोई भी मॉनिटरिंग हो सकती है, कि लाइक न्यूरो मॉनिटरिंग, न्यूरोमस्कुलर मॉनिटरिंग, यूरिन आउटपुट हो गया, कोई कार्डिक आउटपुट की मॉनिटरिंग हो गई, आपकी इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर की मॉनिटरिंग हो गई, आईसीपी की मॉनिटरिंग हो गई, ये आपका बिस एंट्रोपी हो गया, यानी कि वो आप उसको एक्सपैंड करते जाएं। तो ऐसी कोई भी सर्जरी कि जिसके अंदर अदर देन स्टैंडर्ड 1 स्टैंडर्ड, तो आपने ये जुमला बोलना है कि इन एडिशन टू स्टैंडर्ड 1 स्टैंडर्ड 2 वी विल बी डूइंग दिस मॉनिटरिंग। तो इस सर्जरी के अंदर आप बता सकते हैं एयरवे प्रेशर इज इंपॉर्टेंट इन दिस सर्जरी स्पेशली, ठीक है। और अगर कोई लिवर की इन्वॉल्वमेंट है या किडनी की इन्वॉल्वमेंट है, तो अव्वल तो आप है कि यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है ना, कि कौन सा एजेंट यूज करना है,
तो उसके अंदर आप ऐसा एजेंट यूज करेंगे कि जो जिसका कोई भी यूजुअली जनरली नॉट ओनली मसल रिलैक्सेंट, ऐसा कि जो लिवर और किडनी में की डिजीज में उसके अंदर उसका इफेक्ट प्रोलॉन्ग ना हो। ठीक है, तो ये तरतीब है। आप ये डॉक्यूमेंट मैंने बहुत दफ़ा शेयर किया, आप इसको अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं, लेकिन आपके दिमाग में होना चाहिए कोई भी जो आप सिनेरियो को प्रिपेयर कर रहे हैं ना, जब जैसे इस सिनेरियो को ही अगर आप देखें तो इसके अंदर कार्डिक रिस्क भी हो सकता है, इसमें पल्मोनरी रिस्क भी हो सकता है, इसमें रीनल रिस्क भी हो सकता है, एस्पिरेशन का रिस्क भी हो सकता है, पीओएनवी नॉट स्पेसिफिकली, लेकिन ऑफ कोर्स लेप्रोस्कोपिक सर्जरी और फीमेल जेंडर, तो पीओएनवी का रिस्क भी हो गया। एयरवे मैनेजमेंट की भी स्पेशल हो गई चीज़ें। स्पेशल मॉनिटरिंग इसके अंदर क्या होगी, अगर कोई ऐसी ज़रूरत है तो आप आर्टीरियल लाइन की ज़रूरत हो सकती है। इवन एक और भी हो सकता है कि अगर जो आईवी लाइंस हैं उनकी के लिए आपको अल्ट्रासाउंड की ज़रूरत पड़ सकती है। अगर आपने रीजनल एनेस्थीसिया यूज़ करना है तो उसके अंदर भी आपको चैलेंजेस हो सकते हैं। तो बेसिकली ये है, ये अगर आप इस फॉर्मेट को फिट करें ना 2 4 5 दफ़ा, बजाय इसके ये कि किताब का कोई सफ़े को आप रिप्रोड्यूस करने की कोशिश करें, अगर आप प्रैक्टिस करें इस तरीके का कि ये चीज़ें आपके दिमाग में हो, इसमें रीनल रिस्क क्या है, इसमें पल्मोनरी रिस्क क्या है, इसमें एस्पिरेशन का क्या रिस्क है, इसमें पीओएनवी का क्या रिस्क है, इसके अंदर कोई स्पेशल मॉनिटरिंग की जरूरत तो नहीं है, स्पेशल फ्लूइड की जरूरत तो नहीं है। ये तरतीब है इसकी। ठीक है, और जो उस वक्त सर्जरी की बात कर रहे थे, तो सर्जरी में तकरीबन आप इसको डिफरेंट अंदाज में कर सकते हैं। तो लेकिन तब बेसिकली ये कि भाई अर्जेंसी क्या है, सर्जिकल रिस्क क्या है, ब्लीडिंग का रिस्क, पेशेंट की क्या पोजीशन रिक्वायर है और पोजीशन से रिलेटेड प्रॉब्लम, अगर कोई एक सर्जरी है वो लिथोटमी में होनी है तो उसकी लिथोटमी से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी, यूजुअल उसका ड्यूरेशन क्या होता है, क्या लेवल ऑफ एनेस्थीसिया की रिक्वायरमेंट है, उसके अंदर आप कैसे एनाल्जेसिया का प्लान करेंगे। जैसे अक्सर औकात जैसे मैं आपसे एक स्पॉट क्वेश्चन पूछता हूँ कि एक पेशेंट की सर्जरी होनी है टीयूआरपी, तो उसमें आपको क्या लेवल ऑफ एनेस्थीसिया रिक्वायर्ड है? T10 सर। T10 क्यों चाहिए? सर्जरी तो उसकी प्रोस्टेट की हो रही है। सर क्योंकि उसका डर्माटोमा लेवल सर यही है इसका सर वो एनाटॉमिकल नहीं, एम्ब्रियोलॉजी अब सर। पता लग रहा है मॉर्गन को मैं क्यों मनहूस मॉर्गन शरीफ कहता हूँ। वहां का कॉन्सेप्ट ऐसे ही होता है। कोई और बताएगा कि T10 क्यों होता है? सर्जरी तो प्रोस्टेट की है, तो T10 कहाँ से आ गया? क्या अब आप बताओ ना अबू सर, क्या प्रोस्टेट की सर्जरी जो है, प्रोस्टेट की नर्व सप्लाई क्या T10 से आती है? जी। हाँ जी। जी सर, मैं सॉरी मेरी आवाज कट गई थी सर। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि प्रोस्टेट प्रोस्टेट की सर्जरी के अंदर T10 का लेवल कैसे हो जाता है? एनीवन प्लीज, आप ही बता दो अबू सर, सोचो जरा। जो डेवलपमेंट के पीरियड में सर ये नहीं यार, आई। नहीं, नहीं भाई, नहीं नहीं। सर वो इस तरह हो सकता है डेवलपमेंट कि कभी कभी सर इरिगेशन फ्लूइड और उसकी वजह से जो ब्लैडर स्ट्रेच होता है तो उसका पेन पेशेंट को हो सकता है, तो उसके लिए हम T10 लेवल अचीव करते हैं सर। वो कभी कभी नहीं, हमेशा ब्लैडर की डिस्टेंशन या ब्लैडर की, जब आप ब्लैडर को भर रहे हैं ना, तो ब्लैडर की सप्लाई T10 होती है। ये तो एक कांस्टेंट इरिगेशन के जरिए होता है, तो ब्लैडर स्ट्रेच होता ही होता है। ठीक है, तो ये T10 बिकॉज ऑफ ब्लैडर। वो आप जो डेवलपमेंट बता रहे हैं ना बेटा, वो है टेस्टिस के लिए, क्योंकि टेस्टिस की जो सप्लाई है वो जब ऊपर से वो डिसेंड होता है तो वो लेकर आती है T10 से। ठीक है, ये वो पॉइंट है। तो आपको हर सर्जरी, ये मेरी गुजारिश है, हर सर्जरी का आपको लेवल ऑफ एनेस्थीसिया पता होना चाहिए कि कहाँ तक का लेवल चाहिए। सिजेरियन के लिए कहाँ तक चाहिए होता है? सिजेरियन सेक्शन के लिए? जी। जी है, जीशान हैदर। आवाज आ रही है? अस्सलाम वालेकुम, सॉरी मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। सिजेरियन सेक्शन के लिए क्या लेवल चाहिए होता है? सर T4। T4 क्यों चाहिए होता है?
जी। वॉइजर पेरिटोनल स्ट्रेच। पेरिटोनियम की जो सप्लाई है वो अप टू T4 से आती है, ठीक है। और आपने नोट किया होगा कि सिजेरियन में जब बेबी आउट हो जाता है उस वक्त तक कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जब बेबी आउट होता है तो उसके बाद जब वो यूट्रस को बाहर निकाल के स्टिच कर रहे होते हैं, या उससे भी ज्यादा प्रॉब्लम उस वक्त होती है जब वो पैक अंदर एब्डोमेन में डाल डाल के उसको मॉप कर रहे होते हैं, पेल्विस में डाल डाल के, ठीक है। तो उस वक्त होती है। तो एक्चुअली दैट्स द रीजन। तो आपको फिर मैं रिपीट करूंगा, तमाम जितनी सर्जरीज है ना कॉमन, चाहे वो ऑर्थोपेडिक की हैं चाहे वो, तो आपको उसका लेवल पता होना चाहिए कि किस लेवल तक का आपको चाहिए एनेस्थीसिया, ठीक है। तो ये दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और ये T4 क्या होता है? T4 सेंसरी होता है, T4 मोटर होता है, T4 ऑटोनॉमिक होता है। जी। T4 sensory. सर सेंसरी। ये किसने बोला है सेंसरी? आतिफ. हाँ जी आतिफ। सेंसरी T4 जो होता है ना वो निप्पल का लेवल होता है। हाँ जी, ये सेंसरी नहीं होता बेटा, ये ऑटोनॉमिक होता है, ठीक है। हम लोग जब इशारा कर रहे होते हैं एपिगैस्ट्रियम पे, ठीक है, एपिगैस्ट्रियम पे इशारा कर रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं T4, तो एक्चुअली जीफी का जो लेवल होता है ना वो T6 होता है सेंसरी। और ऑटोनॉमिक इज यूजुअली 2 सेगमेंट्स अबव, 2 सेगमेंट्स अबव सेंसरी इज ऑटोनॉमिक एंड 2 सेगमेंट बिलो सेंसरी इज मोटर। ये रफली होता है, लेकिन हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट होता है वो ऑटोनॉमिक होता है, ठीक है। क्योंकि जो आपकी जो वेगल जो होती है, जो पेरिटोनियम की जो सप्लाई होती है वो ऑटोनॉमिक है, तो यहाँ पर हमारे लिए ऑटोनॉमिक ब्लॉकेट चाहिए होती है। आतिफ अगर T4 होगा ना तो वो लेवल ऑफ निपल हो जाएगा। तो ये T6 होता है सेंसरी एंड T4 होता है ऑटोनॉमिक, ठीक है। ये अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें इस बारे में। तो ये है जी। देखो अच्छा, हम लॉन्ग केस इंशाल्लाह नेक्स्ट में करेंगे, लेकिन बेसिक आप जहन में रखें कि टेबल वाइवा का कोई भी सिनेरियो हो, आपके दिमाग के अंदर यही बात होनी चाहिए कि एक उस पेशेंट की आइडेंटिटी है जो उसका पेशेंट का डेमोग्राफिक है, ठीक है। नंबर वन, वो डेमोग्राफी के का मतलब ये है कि उसकी एज, सेक्स, उसकी पर्सनल हैबिट, उसकी। अब यहाँ पर टेबल वाइवे में आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप ये लफ्ज बोलें कि आई विल टेक हिस्ट्री, आई विल डू दिस, आई विल डू दिस। आपके पास इतना टाइम है ही नहीं। तो आप वहां पे जुमला ये बेहतर है यूज कर लें कि इवेल्युएशन ऑफ द पेशेंट कंडीशन, नॉट ओनली द सिवियरिटी ऑफ दैट डिजीज जो आपको सिनेरियो में दिया है, इवेल्युएशन ऑफ एनी अदर कोमॉर्बिडिटी, ठीक है, एंड एनी कंसर्न्स रिलेटेड टू दैट कोमॉर्बिडिटी, ये आपका होगा। और सिवियरिटी असेसमेंट ऑन द बेसिस ऑफ हिस्ट्री, एग्जामिनेशन एंड रेलिवेंट इन्वेस्टिगेशन, कि वो कहाँ फॉल कर रहा है। और अल्टीमेटली आपको क्या करना होता है, कोई भी आप चीज देखेंगे उसके बाद आपके दिमाग में क्या आएगा कि आपने जो है कोई उसको क्या नाम है उसका, कोई ये जैसे लिखा ना कि डायग्नोसिस ऑफ द डिजीज, इवैल्यूएशन एंड एस्टिमेटिंग द सिवियरिटी ऑफ द डिजीज, कि कौन कौन से सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं उसमें। और उसके अंदर आपको आपका आंसर क्या है कि या तो आपने उसको, ये यहाँ पे ये मैंने इसको लिखा हुआ है देखें, कि एवेल्यूएशन ऑन द बेसिस ऑफ हिस्ट्री, एग्जामिनेशन एंड इन्वेस्टिगेशन, रिस्क असेसमेंट एंड स्ट्रेटिफिकेशन, कि कहाँ पर फॉल कर रहा है। और उसके बाद कोई ऑप्टिमाइजेशन ऑफ मेडिकल कंडीशंस इफ नीडेड, वही डिजीज में अगर पता लग रहा है कि उसकी डिजीज कंट्रोल नहीं है, वो चाहे डायबिटीज है, चाहे वो हाइपरटेंशन है, कि चाहे वो कोई भी डिजीज है, तो उसकी ऑप्टिमाइजेशन। अच्छा, वो ऑप्टिमाइजेशन ओनली इफ द सर्जिकल अर्जेंसी परमिट, अगर इमरजेंसी सर्जरी है, अर्जेंट सर्जरी है, तो आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन जो आप कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक लेप्रोटमी है, उसकी फ्लूइड रिससिटेशन आप फौरन शुरू कर सकते हैं, आप उसकी एबीजीज कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको अगर कोई ऐसी इमीडिएट कंडीशन है कि जो आप जो रिवर्स कर सकते हैं तो वो आप करेंगे। और उसके बाद फिर आपने एनेस्थीसिया के सारे स्टेप्स को आपने प्लान किया। और मेंटेनिंग ऑफ होम्योस्टैटिक कंडीशंस, होम्योस्टैटिक कंडीशंस क्या होती हैं? व्हाट डू यू मीन बाय दिस वर्ड?
ये सर इसको इसका मतलब है कि पेशेंट का बोलो बोलो। नॉर्मो उसका पेशेंट के हीमोस्टेटिक में नॉर्मो वोलीमिया मेंटेन करें, नॉर्मोथर्मिया करें, नॉर्मोकार्बिया करें, हाँ जी, पेशेंट का नॉर्मोक्सिया लेवल्स सर, ये नॉर्मल लेवल सारे रखें सर। ठीक है। यानी कि ब्लड प्रेशर, ब्लड वॉल्यूम, CO2, O2, टेम्परेचर, पेन। पेन इज द फिफ्थ वाइटल साइन। ठीक है। तो ये बेसिकली, इसमें अगर कोई शायद मैं मिस ना कर रहा हूँ, होम्योस्टैटिक कंडीशंस को आपने, हाँ, ऑर्गन ब्लड परफ्यूजन, वाइटल ऑर्गन ब्लड परफ्यूजन, ये यहाँ पे ना मैंने लिखा हुआ है इसको ना। जो हमारे, हम लोग जब खुद पढ़ रहे थे ना, तो हमारे, हम लोग मजाकन कहते थे माई बेस्ट फ्रेंड। तो ये माई बेस्ट फ्रेंड आपकी हेल्प के लिए ना हर जगह आ जाते हैं। नॉर्मोक्सिया, नॉर्मोकार्बिया, नॉर्मोटेंशन, नॉर्मोवोलीमिया, अवॉइड सिम्पथेटिक स्टिमुलेशन एंड स्ट्रेस रिस्पॉन्स, मेंटेन मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड सप्लाई रेशियो, मेंटेन साइनस रिदम, मेंटेन SVR, मेंटेन प्रीलोड एंड आफ्टर लोड, मेंटेन राइट हार्ट एंड लेफ्ट हार्ट फिलिंग, कार्डिक फिलिंग प्रेशर्स। ठीक है। यानी कि बेसिकली एक ये है आपकी, आपको कुछ भी भूल जाता है ना, तो कोई भी एनेस्थीसिया जो है ना, वो इन्हीं चीजों के गिर्द घूम रहा होगा, कि आप उसमें हाइपोक्सिया ना होने दें, हाइपरकार्बिया या हाइपोकार्बिया ना होने दें, ब्लड प्रेशर एक्सट्रीम पे ज्यादा या कम ना हो। ठीक है। उसका वॉल्यूम स्टेटस उसका नॉर्मल रहे, उसकी वाइटल ऑर्गन्स की ब्लड परफ्यूजन जो है वो मेंटेन रहे। तो ये है इसकी तरतीब। तो ये आपने निकाला। ठीक है। और आपने जब भी आप आंसर देंगे तो ये यहाँ पर ये बात आ गई, डेमोग्राफी हो गई, नंबर 2 जो डिजीज अंडर कंसिडरेशन, और तीसरी चीज है सर्जरी। ठीक है। 3 चीजों को आपने वहां पर कवर करना है। अब आपके पास 5 मिनट है, तो जस्ट इमेजिन कि आप क्या कुछ बोल सकते हैं और क्या कुछ नहीं बोल सकते। तो वो क्या इसके लिए जंप लफ्ज बोलते हैं, कम खर्च बाला नशी। तो ये जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना, तो अबू सर, स्टार्टिंग फ्रॉम वेयर वी स्टार्टेड, तो जब आप किताब के सफ़ों को रिप्रोड्यूस करने की कोशिश करेंगे, तो आप कभी भी सही तरह नहीं एक्सप्लेन कर सकते, टाइम थोड़ा रह जाएगा। ठीक है। तो ये है। अच्छा, उसके बाद ना कई एक लोगों को एक मेरे ख्याल ओवर डू करते हैं कि जी इंट्रा ऑप, प्री ऑप, इंट्रा ऑप, पोस्ट ऑप। तो मैं ये नहीं कहता हूँ ये गलत है, लेकिन उसमें भी चक्कर क्या है कि कई दफा आप इस चक्कर में कि मैं इंट्रा ऑप में बताऊंगा और आप भूल जाएंगे। तो बेहतर है शुरू में ही बता दें सारी बातें, कि भाई ये इस सर्जरी में ये चीज है, तो इसके अंदर ये मेरे पास चैलेंजेस होंगे। आपने अगर बेशक प्री ऑप में भी ये सारी चीजें बता दी कि भाई इसको इन्वेसिव मॉनिटरिंग की जरूरत पड़ेगी, इसको इस तरह के फ्लूइड की जरूरत होगी, इसको इस तरह की मॉनिटरिंग की जरूरत होगी, ये पेशेंट पोस्ट ऑपरेटिवली ICU की जरूरत होगी, इस पेशेंट को हो सकता है वेंटिलेशन की जरूरत हो या कोई भी। तो ये चीजें इट्स ऑलवेज बेटर टू टेल बिफोर यू स्टार्ट, बजाय इसके ये कि दरमियान में आप भूल जाए। ठीक है ना। तो मैं आपको सिर्फ एक टिप बता रहा हूँ, आगे आप इसको, जैसे कि ये है जहन में बात, ये प्री ऑप, इंट्रा ऑप, पोस्ट ऑप, मगर इट्स ऑलवेज बेटर टू एक्सप्लेन एज अर्ली एज पॉसिबल द मेन पॉइंट्स। ठीक है। मतलब ये फाइट का भी असूल होता है ना, कि जो पहला पंच जिसने मार दिया, जो एग्जाम के अंदर एग्जामिनर ने अगर आपको देख लिया कि ये तो शेकी है, तो वो फिर वो चढ़ जाएगा आपके ऊपर। तो आपने ये होने नहीं देना। तो अगर आप रोमाटॉइड आर्थराइटिस है या डायबिटीज है या कोई भी डिजीज है, अगर आपने उसकी मेन बातें उनको पहले बोल दी, तो कि सबसे पहली बात ये कि आपको भूलेगा नहीं। तो ये मैं आपको एडवाइस करूंगा इसके लिए। ठीक है। अच्छा, लॉन्ग केस के अंदर ना देखो, यही चीज इंशाल्लाह जिंदगी बखैर कल हम इसी तरह की डिस्कशन लॉन्ग केस के रेफरेंस से करेंगे। मैं बाकी देखो, होता ये है कि आप लोग ना लकीर के फकीर ना बनो। बेसिक तरतीब आपको अगर समझ आ गई है, तो यकीन करो यही चीज हर डिजीज में। तो बजाय इसके ये कि आप किसी एक किताब के सफ़े को रिप्रोड्यूस करने की कोशिश करो, हर डिजीज को इस फॉर्मेट के अंदर फिक्स कर दो। सिकल सेल डिजीज है जी, क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं? अच्छा जी, इसमें इन्फॉक्शंस हो सकते हैं, पेनफुल क्राइसिस होते हैं। अच्छा जी, इसके अंदर सिकलिंग हो सकती है, इसके अंदर जो है ना, जो क्या नाम है, ये पेशेंट को रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन लगती हैं, अच्छा इसकी वजह से इन्फेक्शंस की ट्रांसमिशन हो सकती है। ये सारी चीजें ही है ना, चंद बातें आपको जो दिमाग में आएंगी। तो ये इन बातों की प्रैक्टिस करते जाएं हर डिजीज में, चाहे वो माइस्थीनिया, आप बल्कि मेरा मशवरा ये है कि आप अपने तौर पे एक लिस्ट बनाएं, कोई 50 डिजीजेस की लिस्ट। तो और उसके उसको इस हिसाब से प्रैक्टिस करते जाएं कि उसके अंदर। और अच्छा, फिर सर्जरी के वाइज, ये सर्जरी की भी एक इसी इसी फोल्डर में लिस्ट सी बनी हुई है। वैसे तो ये बहुत है सर्जरी, लेकिन ये आपको सिर्फ समझाने के लिए कि भाई इस तरह की सर्जरीज के ग्रुप हैं ये।
तो उसके अंदर ये मैंने बहुत ज्यादा सर्जरी लिखी है, लेकिन ये सारी इस तरह से नहीं कोई पूछता। लेकिन आपको ये आपकी ये एक सिर्फ ब्रेन का एक्सरसाइज है कि यार इस सर्जरी के अंदर मुझे क्या करना है, अपेंडिक्स है या लेप्रोटमी है, उसमें कितना एक फर्क है। लेप्रोस्कोपिक कोई भी सर्जरी है, चाहे वो अपेंडिक्स है, चाहे वो हर्निया है, चाहे वो कोलिस्टेक्टमी है, जो जो मेन कंसर्न्स वो सेम है। थोड़ा बहुत 19-20 का डिफरेंस है। ठीक है। तो कोशिश करें कि जितनी सर्जरीज हैं यहाँ पे, इसमें मैंने तकरीबन सारी जितनी सर्जरीज मैक्सिमम पॉसिबल है वो लिखी हुई है, लेकिन इसको आप फिल्टर आउट कर सकते हैं। और आपको पता हो, जैसे ये इसमें यहाँ पे लिखा हुआ रिटेन प्लेसेंटल एक्सट्रैक्शन फॉर एग्जांपल, तो रिटेन प्लेसेंटा की वजह से डिपेंड कर सकता है, उसको हो सकता है ब्लीड कर रहा हो सकता है कि उसकी जो है वो इतना ज्यादा देर का हो चुका हो कि उसको कोई सेप्सिस के भी एलिमेंट हो सकता है। तो ये मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। अभी कुछ दिन पहले मैंने डीएनसी के रेफरेंस से भी इस तरह की एक बनाया था। तो आप अपनी सर्जरी टेबल वाइवे में सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस, अगर लॉन्ग के ये जो एफसीपीएस है या एमएस है या एमसीपीएस है, तकरीबन आप समझ लें तकरीबन रफली 20 क्वेश्चंस होते हैं टेबल वाइवे में, रफली। तो मेरा जहां तक ख्याल है कि इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इस 20 में से अराउंड आईसीयू के क्वेश्चंस को आप हटा दें अगर ना, तो मेरा ख्याल है कि शायद 13-14 जो है ना, 12-13 जो है वो सिनेरियो बेस्ड होते हैं। तो आप सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस के ऊपर मेन फोकस करें। अगर आपको सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना आ गया, तो आप इंशाल्लाह फेल नहीं होंगे। और एक्चुअली बिल्कुल यही अप्रोच लॉन्ग केस में है। यही अप्रोच लॉन्ग केस में है कि लॉन्ग केस के अंदर, वो इंशाल्लाह हम कल करेंगे, लेकिन ये बताने का मकसद ये है कि आपको ये बात पता होनी चाहिए कि अप्रोच क्या है। आई होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है। एनी क्वेश्चन अबू जर, कोई फायदा हुआ है आपको? जी सर, बिल्कुल, क्यों नहीं सर, बहुत फायदा ठीक होगा है। सर। और जीशान, हैदर और वकार भाई, आप भी बोलिएगा। सर सर जरूर सर। कल इंशाल्लाह जो है ना, लॉन्ग केस को मैं आपको इसी तरह एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन जो यूट्यूब चैनल पे चीजें हैं वो आप लोगों उसको सुने। मेरे कोई यूट्यूब चैनल मोनेटाइज नहीं है। इसी किस्म की डिस्कशंस में हर दफा मैंने किए हैं, तो वो सारे मौजूद हैं। आप उसको सुने। आपको ये, क्योंकि देखो फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, एग्जाम वाइवा इज ऑल प्रैक्टिस बोलने की। आपने जितना मर्जी पढ़ा है, अगर आप वहां पर उस टाइम पर बोल नहीं सके, तो एग्जाम वाइवे की बेसिक जेन में रखें कि यू शुड बी लुकिंग कॉन्फिडेंट। आप डॉक्टर के तौर पे लग रहे हो, आप एक कॉन्फिडेंट आप लग रहे हो। आंखों में आंखें डाल के बात करें। आप बिल्कुल यूं करके शोल्डर्स डाउन करके आप गठरी बन के ना बैठे हुए। ठीक है। आप कुर्सी पे आप आराम से एक रिस्पेक्टेबल अंदाज में टेक लगा के बैठे, पता लगे आगे झुक के बिल्कुल ही गिरने वाले हुए हैं एग्जामिनर पे। ठीक है। ये बॉडी लैंग्वेज होती है, इसको बॉडी लैंग्वेज कहते हैं। वो क्या कहता था मुन्ना भाई माफिक ना, कॉन्फिडेंस से। तो कॉन्फिडेंस मैटर्स अलॉट। आपने एग्जामिनर की आई कांटेक्ट के साथ करना है। जो भी बोलना है आपने सोच समझ के बोलना है। ठीक है। तो इंशाल्लाह जिंदगी बखैर, कल जो है इसी तरह का हम सेशन करेंगे लॉन्ग केस का। ये आप मतलब लाइक ये कि करें, ये एक पहला है। इसके बाद जो टॉपिक भी आप लोग जो भी करना चाहते हैं, आई एम देयर फॉर यू। ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। तो इंशाल्लाह सर ये कभी, हाउ टू प्लान द ये है सर ग्रुप पे? बेटा आप क्या एनेस्थीसिया नॉलेज ग्रुप में नहीं है? जी सर, न्यू हूँ वहाँ अच्छा, जो नो, पे। आप ऐसा करो, आप जो भी किसी को भी कोई भी चीज चाहिए, जस्ट ड्रॉप अ मैसेज टू मी, आई विल सेंड इट टू यू। मैं आपको दोबारा से भी भेज दूंगा, मैंने भेजा हुआ है अभी भी, क्योंकि मैं हर सर चौथे दिन भेजता रहता हूँ ये चीजें। तो आपको अच्छा, इसी तरह के ये इसको मैंने कंपाइल करने की कोशिश की है, प्री ऑपरेटिव टेस्टिंग की। तो आपको वहां पर ये सर टेस्टिंग्स आज के वाला बारे में, भेज दूंगा। हाँ, तो ये मैं ये आप कर लूंगा। ये आप अपने तौर पे भी आप बना सकते हैं, ये कोई जरूरी नहीं है। तो मैंने सारा टाइप किया हुआ है। तो ये मैंने जो सोच समझ के जो मेरे दिमाग में आता गया वो मैं लिखता गया हूँ, लेकिन इट्स नॉट परफेक्ट। ठीक है। सर इसी ये को देख के बनाएंगे। जी। तो आप इसको अपने तौर पे अपने आप को कर लें। ये मैंने एक जमाने में ये बनाया था, ये 150 टॉपिक्स। ये भी कोई अकले कुल नहीं है। मैं तो फिर सबको यही एडवाइस करता हूँ कि जो है ना आपका जो आर्टिकल्स हैं, जो आर्टिकल्स के अंदर जो टॉपिक्स हैं ना, वो आपको कवर होने चाहिए। इसमें बहुत सारी चीजें, ये माइंड मैप्स हैं, ये भी बहुत सारे टॉपिक्स के बहुत अच्छे माइंड मैप्स बने हुए हैं। तो इनको भी आप अमेंड कर सकते हैं। लेकिन ये इट्स वेरी गुड, आपको इससे बहुत फायदा हो सकता है। उसके बाद जो है, ये टॉपिक वाइज क्वेश्चंस में बहुत सारे टॉपिक्स की मैंने, जब मैं इतना ज़्यादा पढ़ाता नहीं था, तो मैं क्वेश्चंस बना रहा होता था। ये बहुत सारे क्वेश्चंस बने हुए हैं। तो इनको आप मिशले राह बना के आप इनके आंसर्स की बेस पे आप पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है। तो अभी 1 महीने से ज़्यादा पढ़ा हुआ है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो जस्ट स्टे इन टच विद मी।
and inshallah we will meet again tomorrow. Thank you. Assalamu alaikum.